नमस्कार साथियों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अतीत के झरोखे में श्रृंखला के अंतर्गत आज के दिनांक से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। तो चलते हैं बिना समय गंवाए आज के टॉपिक की तरफ। आज तारीख है 22 जुलाई और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि चित्र देखकर ही पता चल रहा है, तिरंगा। तो तिरंगा कि क्यों महत्वपूर्ण है, इसके निर्माण की प्रक्रिया, इसका इतिहास कैसे कैसे रहा और तिरंगा संहिता जो बनाया गया कि इसके प्रयोग कैसे करने चाहिए, इन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे। तिरंगा अर्थात 3 रंग। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम क्या कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। 3 रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं, बीच में एक नीला रंग का चक्र होता है। इसकी अभिकल्पना किसने की? सबसे इम्पॉर्टेंट यहीं पे कि पिंगली वेंकैया ने की 15 अगस्त 1947 को, जब अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता मिली। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में इस तिरंगे को अपनाया गया था। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। किसका प्रतीक है? जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी जो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है, और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता का। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें कितनी तीलियां हैं? इसमें 24 तीलियां या आरे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। वह इसका रूप कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले की तरह है। भारतीय राष्ट्र ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। भारतीय ध्वज संहिता पे बात कर लेते हैं। तो ध्वज को फहराने और प्रयोग करने के बारे में इसमें निर्देश दिए गए हैं। इसका आविर्भाव कब हुआ? 2002 में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में सभी नियमों और औपचारिकताओं और निर्देशों के साथ लाने का प्रयास किया गया। ध्वज संहिता भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं कि जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। ध्वज को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ध्वज को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जाए। जब ध्वज किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो ध्वज को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जाए। ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज उनके दाहिने ओर होना चाहिए। किसी अधिकारी की गाड़ी पर अगर ध्वज लगाया जाता है तो उसे सामने की ओर बीचों बीच या कार के दाईं ओर लगाई जाए। फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता है। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा और न ही बराबर में रखा जाएगा। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए और जब ध्वज फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट किया जाए। कितनी इम्पॉर्टेंट बातें हैं और ये हम सबको जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि ध्वज हमारी शान है, हमारे देश की आन बान शान है। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। इसमें 2 रंग थे जब बना था। तब जब पिंगली वेंकैया ने बनाया तो 2 रंग बनाया था। 2 रंगों में ध्वज था। लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के का प्रतीक था। बीच में एक चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग जोड़ा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को संशोधित किया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली, जो कि
भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने लगवाया। इस नए झंडे को देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने फिर से व्याख्या की। 21 फीट गुणे 14 फीट के झंडे पूरे देश में केवल 3 किलो के ऊपर फहराए जाते हैं। कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के किले में, और कर्नाटक के नारगुंड किले, और महाराष्ट्र के पनहाले किले में सबसे लंबे झंडे को फहराया जाता है। भारत का तिरंगा ध्वज भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल में निर्मित किया गया। 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनाने की योजना बनी, लेकिन आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया, तो उसके साथ ही यह योजना भी बीच में ही अटक गई। वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। इस विकास में यह भारत में राजनीतिक विकास का परिचायक भी है। कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस तरीके से है कि प्रथम चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में से कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे तब। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की 36 पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। दूसरी बार ध्वज को कब फहराया गया? तो पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह 1905 में हुआ था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तीसरी बार 1917 में भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन अर्थात होम रूल आंदोलन के दौरान तृतीय ध्वज को फहराया। इस ध्वज में क्या अंतर था? तो इसमें 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं और खंबे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। कांग्रेस अब जो चौथा प्रयास था या प्रयोग था कि कांग्रेस के सत्र बेजवाड़ा या वर्तमान विजयवाड़ा में किया गया था। या आंध्र प्रदेश के युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। 2 रंग थे, पहले ही चर्चा हो चुकी है, लाल जो हिंदुओं के लिए और हरा जो मुस्लिमों का प्रतीक था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। वर्ष 1931 बहुत ही इंपॉर्टेंट है तिरंगे के इतिहास के लिए कि ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था, यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना रहा। और कैसे कैसे परिवर्तन हुए, मैंने उन सारे ध्वजों को यहाँ पे दिखाया है कि पहला हमारा ध्वज ऐसा बना, दूसरे में ये परिवर्तन आया, तीसरा ऐसे बना और चौथा ये कब बना? भगनी निवेदिता के द्वारा 1904 में। उसके बाद 5वां और छठा के में इसमें क्या परिवर्तन किया गया? तो ये हटा करके यहाँ पे सिर्फ 24 तीलियों वाले चक्र को इसमें डाल दिया गया। तो तिरंगा के बारे में इतनी बातें हमने जानी जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। अब चलते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत का दूसरा चंद्र मिशन है। यह मिशन चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास की बेहतर समझ के लिए स्थलाकृतिक अनुसंधान और खनिज अध्ययन के लिए आयोजित किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3M1 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी की स्थिति और प्रचुरता का पता लगाना था। अब ये GSLV क्या है? तो ये भारत का प्रक्षेपण यान है। अगर यही हम चर्चा कर लें तो भारत के कौन कौन से प्रक्षेपण यान थे या इसरो के द्वारा जो प्रक्षेपण यान है
ये इनका यूज क्या होता है? उपग्रहों को स्पेस में ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटने और जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा जाता है। तो सबसे पहले जो इसरो द्वारा निर्मित प्रक्षेपण यान था उसका क्या नाम था? उसका नाम था SLV-3। SLV का फुल फॉर्म क्या है? तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद क्या आया? ASLV। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद तीसरा आया PSLV। इसका फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद आता है हमारा GSLV। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत में जितने भी उपग्रह भेजे जाते हैं उसमें PSLV और GSLV से ही अधिकतर भेजे जाते हैं, और जो SLV और ASLV थी वह पूर्व में प्रारंभ में इनसे भेजे जाते थे प्रक्षेपण यान। चलते हैं मुख्य बात। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान-2 ने चंद्रयान-1 के निष्कर्षों को बढ़ावा दिया। मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को लक्षित किया जो पूरी तरह से अज्ञात था। मिशन ने चंद्रमा की संरचना में विविधताओं का अध्ययन करने और चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने के लिए चंद्रमा की सतह के व्यापक मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित किया। चंद्रयान-2 को एक चुनौतीपूर्ण मिशन माना गया क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पहले किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पूरी तरह से अज्ञात था। चंद्रयान-2 के घटक प्रक्षेपण यान, इसको किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया था? तो GSLV द्वारा अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। अब इसके प्रक्षेपण यान के चरण जान लेते हैं। तो इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण जो होता है S-200 ठोस रॉकेट बूस्टर, इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है। दूसरा चरण होता है L-110 तरल अवस्था, दूसरे चरण में हम लिक्विड ईंधन का, और तीसरा जो चरण होता है कि G25 जो ऊपरी चरण होता है ये क्रायोजेनिक इंजन का इसमें हम प्रयोग करते हैं। चलते हैं। चंद्रयान-2 मिशन में 3 मुख्य मॉड्यूल शामिल थे। कौन कौन से? चंद्रयान विक्रम लैंडर, किसके नाम पे इसका नाम रखा गया? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के दिवंगत जनक विक्रम साराभाई के नाम पर, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। उपरोक्त सभी भागों का विकास कहाँ हुआ? भारत में हुआ था। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर सामूहिक रूप से 14 वैज्ञानिक पेलोड ले गए जिसमें नासा का एक लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी शामिल था जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी का सटीक माप प्रदान करता था। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर करीब 1 साल तक अपना मिशन जारी रखेगा। इसी के साथ हमारी आज की ये श्रृंखला पूरी हुई। फिर मिलेंगे कल एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।